अच्छा लेट्स सी स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। एक ये मेथड है कि अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा कि ये कैल्शियम इसके साथ होगा फॉर्मेट आयंस, ओ इधर लगा होगा H माइनस, इस पे चार्ज होगी +2, O माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस कौन सा चीज है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट ये होगा बेटा O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे दोनों को, व्हाट वी हैव कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, तो हमें मिलेगा एसिटल्डिहाइड, दो एसिटल्डिहाइड, दो एसिटल्डिहाइड, उसके बाद दो कैल्शियम कार्बोनेट। एक ये मेथड है जो 50 में दिया गया है, इसको सेव कर लेते हैं। शुक्र अपना मुंह बंद कर दें। दूसरा है कैल्शियम फॉर्मेट, अगर खाली है तो फिर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। खाली अगर कैल्शियम फॉर्मेट है तो अगर हमारे पास कैल्शियम और फॉर्मेट है यानी O माइनस C डबल बॉन्ड OH, O माइनस C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट कैल्शियम फॉर्मेट। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, तो ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। बाकी क्या रह गया, बाकी ये रह गया, ये पूरा जो फ्रेगमेंट है ये आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये वाला फ्रेगमेंट, तो प्लस क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपको एसीटेट चाहिए तो आप कैल्शियम एसीटेट यूज करोगे, एसीटोन चाहिए तो O माइनस C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसीटेट ग्रुप, O माइनस C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज व्हाट कैल्शियम एसीटेट। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको मिलेगा एसीटोन, कैसे मिलेगा CH3, यहाँ ये वाला ये, और ये पूरा फ्रेगमेंट क्या देगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, पिंक वाला, तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ मिलेगा एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ से ये थोड़ी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर खाली कैल्शियम फॉर्मेट तो आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, अगर खाली कैल्शियम एसीटेट तो आपको मिलेगा एसीटोन। अगर पहले रिएक्शन में क्या था, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये हो गई रटे वाली बात। इसको सेव करके हम बढ़ते हैं, आखिरी रिएक्शन है मेरे ख्याल में, मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला, पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिक एसिड। तो पायरोलाइसिस का मतलब क्या था कि ब्रेकेज एसिटिक एसिड, तो भाई ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड हम लेते हैं दो एसिटिक एसिड, या इसको इधर ऐसे करें कि C डबल बॉन्ड O OH CH3। इसको क्या करते हैं हम, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। सो व्हाट वुड हैपन कि भाई मिथाइल यहाँ से, एसिटाइल ग्रुप यहाँ से क्या बन गया, बन गया एसीटोन। एसीटोन बोले तो कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। उसके साथ क्या बनेगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ वाटर बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन जो है कीटोन को एसीटोन को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए भाई, ये 3 एक्स्ट्रा रिएक्शन थे जो हमारे पुराने बुक और पंजाब के सिलेबस हैं, तो इनको भी जो है देख लें ज़रा। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं बेटा। हाँ, स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखना है भाई, इसको सेव कर लिया हमने। कार्बोनाइल वाला कार्बन जो है वो sp2 हेपेटाइज होता है, तो वो ट्राइगोनल होगा। ये आ गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि ये जो कार्बन है, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला C डबल बॉन्ड O, एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एल्डिहाइड है या कीटोन है।
तो इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल क्या है? अनहाइब्रिडाइज। तो ऑक्सीजन के पास भी 2 ऑर्बिटल्स होती हैं। ऑक्सीजन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर R 1s2 2s2 2px2 2py1 and 2pz1। तो 2py और 2pz के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई एक चेन में क्या करेगी ऑर्बिटल? इससे लीनियर ओवरलैप करके क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी ऑर्बिटल कार्बन की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बनेगी? पाई बॉन्ड। तो बस इतना सा बता दें, ये जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, इधर कोई भी है, H है, R है, कुछ भी है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन अगर बीच में होता तो हाइब्रिडाइज होता। जो एटम हमेशा बीच में होता है वो हाइब्रिडाइज होता है, जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है वो हाइब्रिडाइज नहीं होता, ठीक है। हमेशा जो मिड में एलिमेंट होता है वो हाइब्रिडाइज होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं है, तो कौन बीच में है? कार्बन है, क्योंकि कार्बन की एक साइड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, दूसरी साइड से कार्बन लगा हुआ है या हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसलिए कार्बन सिर्फ क्या होगा? हाइब्रिडाइज होगा। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चला कि sp2 तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सी होगी? pz। sp2 यानी 3 जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो ये 3 क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने चाहिए। क्यों? कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाए? कि मान लीजिए कि आपके पास अल्डिहाइड है, तो हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है? s। कार्बन के पास कौन सी ऑर्बिटल है? sp2। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? s ऑर्बिटल इसकी, sp2 ऑर्बिटल किसकी? इसकी। लीनियर ओवरलैपिंग पैरेलल, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो ये बना एक सिग्मा बॉन्ड, फिर ये बना s ऑर्बिटल इसकी, sp2 इसकी, ये बना दूसरा सिग्मा बॉन्ड। अब इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा? कि sp2 आप पहले py कर लें, फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? अब ये बनेगा कौन सा? सिग्मा। तो पाई कौन सा होगा? कि sp2 सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके पास कौन सी है? pz, और इसकी भी कौन सी? pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, ठीक है। एंगल कितनी होगी? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 120। और ये कार्बन क्या होगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, प्लेनर, और कौन सी एंगल? 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है ना? हाँ, ये फॉर्मलिटी है बेटा। अगर इधर आप मान लें कि इधर CH3 कर लेते हैं तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? CH3 का कार्बन क्या होगा? sp3। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? sp3, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे फिनाइल लगा लें फिर क्या होता है? sp2 क्योंकि फिनाइल का जो हर कार्बन होगा वो क्या होगा? sp2 होगा, तो फिर sp2 हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन है तो उसके पास s ऑर्बिटल, अगर अल्काइल ग्रुप है तो sp3, अगर फिनाइल ग्रुप है तो फिर sp2। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? हेलो गाइस, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं। वो अल्काइल ग्रुप की 109 होगी ना, हम कार्बोनाइल को डिस्कस कर रहे हैं। अल्काइल की तो डेफिनेटली 109 होगी क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनाइल ग्रुप की। वो जो है आपका ट्राइगोनल है, उसकी कार्बन sp2 है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिएक्टिविटी की तरफ। फिर भी sp2 होगा बेटा। अब हम आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे। स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिंपल शुगर्स केमिकली नोन एज अल्डिहाइड या क्या कह रहे हैं? एल्डोज हेक्सोल, अल्डिहाइड हेक्सोल, इसको एल्डो हेक्सोल भी कहते हैं, कीटो हेक्सोल
aldehyde and ketone functional groups are in the molecular structure respectively. के ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, बल्कि हर कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जाता है अगर वो मोनोसेकेराइड है। ओलिगो में अल्डिहाइड और कीटोन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, सॉरी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं दोबारा। इसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें क्या चीज है, इसमें एक चीज ये है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, इस वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये पोलर होगा। क्या होगा? पोलर। और क्योंकि कार्बन पे कौन सी चार्ज आ रही है? पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बन क्या होगा? ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यानी फिर इस पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होने की वजह से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो उनमें पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड जहां पे भी होंगे वहां पे एडिशन रिएक्शंस होंगे। कौन से रिएक्शंस होंगे? एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। तो ये कौन सी, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो इस पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इसमें जो रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे? एडिशन। रिएक्शंस क्या होंगे? एडिशन। और एडिशन रिएक्शन कहाँ होते हैं? वेयर देयर इज अ पाई बॉन्ड, कि जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा तो वो पाई बॉन्ड सिंपली टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो अब भाई कह रहा है कि रिएक्शन की शुरुआत जो है वो अगर इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन जो है वो कौन इनिशिएट करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? किस पे अटैक करेगा? कार्बन। तो रिएक्शन जो है एडिशन होगा, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट के क्या देगा? पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड देगा, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि इसमें दोनों सेंटर मौजूद हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, ठीक है। यानी आपके जो इसके रिएक्शंस हैं उसकी जो शुरुआत है, जो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल भी शुरुआत कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी। पर देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो पहला अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल करता है। कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो एडिशन होंगे, पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगे। अगर हम थोड़ा पीछे अल्कीन्स और अल्काइंस में जाएं तो हमने पढ़ा था कि वहां पे भी एडिशन रिएक्शन होती है, पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, यानी पहला अटैक जो है वो कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो पहला अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, पर ज्यादा इजी और मेजॉरिटी रिएक्शंस वो हैं जिसमें पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसके प्रिंसिपल रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक। अब ये एडिशन रिएक्शन जो है, दूसरी बात पे आते हैं। पहली बात के इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें एक डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। दूसरी बात, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो सी डबल बॉन्ड हो ये पोलर बॉन्ड है। पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अनइक्वल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादा जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसका झुकाव किस तरफ है? टुवर्ड्स ऑक्सीजन है या टुवर्ड्स कार्बन है? तो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कुछ परसेंटेज थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट हो गए किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इस वजह से कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। और ये कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, तो इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो सकता है, ठीक है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल। टोपी वाले थोड़ा इधर भी देखिए, थोड़ा इधर भी देखिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा,
जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी एडिशन रिएक्शन होगा। अब इस एडिशन रिएक्शन की जो शुरुआत है वो कौन कौन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल। पर मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। इसके प्रिंसिपल रिएक्शन क्या होंगे? तो मोस्टली एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन इज initiated by a nucleophile. Hence principal reactions are कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इन रिएक्शंस में क्या होगा? इन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली क्या होगा? ब्रेक होगा। जब भी एडिशन रिएक्शन होता है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको आगे बढ़ के देखते हैं। अब ये जो एडिशन रिएक्शन होंगे, इनमें हम एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, इनमें हम बेस कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। यानी एडिशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी ज्यादा या न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये तो क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर हमें कैटलिस्ट डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप एसिड कैटलिस्ट के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हो, आप बेस कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब एसिड कैटलिस्ट अपने तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, बेस कैटलिस्ट अपने तरीके से बढ़ाएगा। आइए देखते हैं की कोशिश करते हैं कि एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा और बेस कैटलिस्ट क्या करेगा। मान लें आपके पास ये है कार्बोनाइल ग्रुप, हमने क्या किया कि हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया। एसिड क्या फर्निश करेगा? हाइड्रोजन आयन। तो हमने क्या किया कि एसिड कैटलिस्ट जो है वो यूज किया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे, ठीक है। अब होगा क्या होना चाहिए आप खुद बताओ कि ये जो ऑक्सीजन का पेयर है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा? तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। कौन सी दो स्ट्रक्चर्स? ये बनेगी कि ये कार्बोनाइल डबल बॉन्ड H, उसके बाद इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? कौन बताएगा? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? ये मैंने आपको बताया था किसमें, अपना याद करें, जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप में रेजोनेंस हो रही थी और फिनॉक्साइड ग्रुप में रेजोनेंस हो रही थी। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप में जो नेगेटिव चार्ज थी वो ऑक्सीजन पे थी, फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज थी वो ऑक्सीजन से रिप्लेस होकर कहां जा रही थी? कार्बन पे। इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो इतना स्टेबल नहीं था। यानी सिंपल फंडा ये है, सिंपल फिनोमेना ये है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सुटेबल होती है और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो पहली स्ट्रक्चर में देखेंगे पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये सुटेबल थिंग है या अनसुटेबल है? ये अनफेवरेबल थिंग है। इस पॉजिटिव चार्ज को कहां पे होना चाहिए? तो ये जो है आपकी क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट या मेजर जो है इंटरमीडिएट जो है ये बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ठीक है। तो बदले में ऑक्सीजन ने क्या किया कि ये पाई बॉन्ड पेयर कैप्चर कर लिया, उसके साथ जो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो गई? कार्बन, ठीक है। अब इस एसिड कैटलिस्ट ने किया क्या? एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला ये जो कार्बन था, ये क्या था? ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था। इसने क्या किया कि इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट की, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? स्ट्रांग। सो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई है कार्बन की, वो किसने बढ़ाई है? एसिड कैटलिस्ट ने। तो क्या होगा कि एन एसिड कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एसिड कैटलिस्ट increases the rate of reaction by increasing
बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। ये बात समझ रहे हैं मैडम? ये बात समझ रहे हैं? फिर आगे चलते हैं। हाँ याद आ गया, ठीक है। हमें ये बात समझ रहे हैं कि व्हाट इज डन बाय एसिड कैटलिस्ट, कि भाई एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, एसिड कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ, अच्छा ये तो हमें पता चला कि वीक इलेक्ट्रोफाइल से स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा? तो आप कंपेयर करेंगे कि ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था, अटैक कौन करा? निक्लोफाइल। अटैक कौन करा? तो निक्लोफाइल से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? बिफोर जो है, या विदाउट कैटलिस्ट कह लें या विद कैटलिस्ट कह लें, कौन जल्दी निक्लोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा? विथ और विदाउट? विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई, उसके साथ क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। उसके साथ क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये चॉइस हमारी कब होनी चाहिए? ये चॉइस हमारी तब होनी चाहिए, एसिड कैटलिस्ट इज यूज्ड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल। कैटलिस्ट इज यूज्ड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, वो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत नहीं रखता या कम रखता है, रिएक्शन बिल्कुल स्लो करेगा, तो हम एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी है तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्शन की रफ्तार को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ आ गई बेटा? चलें अब बेस कैटलिस्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज बीइंग डन बाय बेस कैटलिस्ट। बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, ये देखिए ये क्या हो गया, बेस कैटलिस्ट। हमने क्या किया कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोटॉन लगा हुआ है, सच कौन सा ये हो सकता है भाई, HCl था, हाइड्रोजन साइनाइड था, अमोनिया था या कुछ भी था, ठीक है। इन सब के पास क्या मौजूद है, प्रोटॉन। अब ये बेस का काम क्या होता है कि प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही OH आयन बेस वाला जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, न्यूक्लियोफाइल को। कार्बन क्या बनेगी, वाटर प्लस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सी चार्ज आएगी, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज थी, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब क्या हुआ, इस पे कौन सी चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेस कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इसको देखिए जरा कि अब बेस कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ जो रिएजेंट अटैक करने आ रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, अटैक के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये बेस कैटलिस्ट कब यूज करेंगे, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या था, वीक था। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक था तो हमने क्या किया कि हमने कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी। अब यहाँ क्या है, स्ट्रांग बेस है, तो कार्बन जो है भले वो वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, उस पे ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो बेस कैटलिस्ट इज यूज्ड विद स्ट्रांग बेस। बेस कैटलिस्ट इज यूज्ड विद स्ट्रांग बेस। तो दो तीन बातें जो हमने डिस्कस की, मैं आपसे एक मतलब पूछ लेता हूं। पहली बात, कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। और दूसरी बात ये कि वो पोलर होता है। पोलर क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा। तीसरी बात ये कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। पांचवी बात ये कि अब क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक ही कंपाउंड में मौजूद है, तो इन पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी। छठी बात ये कि मेजॉरिटी ये देखा गया कि जो इनिशियल अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल करता है। सातवीं बात ये कि जब मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
तो रिएक्शन की टाइप क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आठवीं बात ये कि जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होंगे वो वही होते हैं जो ज्यादातर रिएक्शंस हों, तो वो कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नवी बात ये थी कि इन रिएक्शंस में हम एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बेस कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट हमने पढ़ा 10वीं बात में कि एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। बेस कैटलिस्ट क्या करेगा? तो हम वीक जो है न्यूक्लियोफाइल कब यूज करते हैं? जब कौन सा कैटलिस्ट हो? जब एसिड कैटलिस्ट हो। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब यूज करते हैं? जब बेस कैटलिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, चलें देखें मेरा वापस आते हैं इधर। तो हम बुकिश लैंग्वेज को देख लें, बुक क्या कहता है। A carbonyl group is highly polar due to electronegativity difference of carbon and oxygen. अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव और उस पे नेगेटिव चार्ज आएगी। It creates partial positive charge on carbon, making it electrophilic, and partial negative charge at oxygen, और इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो विदिन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। अब दूसरी बात क्या है कि फॉर दिस रीजन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स आर इजीली अवेलेबल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी इजीली अवेलेबल है और न्यूक्लियोफाइल के लिए भी। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कहां करेगा? ऑक्सीजन पे। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां पे? ठीक है। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब है क्या मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अल्फा कार्बन पे। अब अल्फा कार्बन पे उसको पहुंचना है। अब जितने छोटे ग्रुप लगाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा किसको? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। थोड़ा इस बात को समझते हैं। ये देखें, छोटे से छोटा एटम कौन है? हाइड्रोजन। यहां देखें, ये कार्बन है, अज्यूम करेंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल के पास एम्पल स्पेस है कि वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच सकता है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, मान लें कि हमने क्या किया कि इधर अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो मिथाइल ग्रुप से क्या हो गया? रुकावट पैदा हुई कि नहीं हुई? रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि मिथाइल ग्रुप साइड में क्या होगा? बड़ा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में नहीं पहुंच सकेगा। मान लें कि आपने क्या किया, आपने जो है और बड़ा ग्रुप लगा दिया, यानी आपने एक साइड पे मिथाइल, दूसरे साइड पे भी मिथाइल लगा दिया आपने, तो और स्पेस क्या होगी? कम हो गई। फिर आपने क्या किया कि आपने जो है एक और बड़ा ग्रुप लगा दिया। मान लें कि आपने क्या किया, मिथाइल के साथ इधर टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। अब टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होगा? कार्बन कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन इसके साथ, फिर कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो और स्पेस क्या हो गई? तो जैसे जैसे आप जितने बड़े ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्या होता जाएगा? छुपता जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल की एक्सेस से दूर होता जाएगा। जितना लंबे ग्रुप होंगे, बड़े ग्रुप होंगे, वो रुकावट डालेंगे, हिंड्रेंस, रेजिस्ट करेंगे किसको? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर सकेगा। कि किस पे? अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आपके पास 2 कीटोन है, तो इन दोनों में जनरली अगर कंपेयर करें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? क्योंकि एल्डिहाइड में एक कम से कम छोटा हाइड्रोजन होगा और कीटोन में दोनों बड़े ग्रुप होंगे। तो जितने बड़े ग्रुप होंगे न्यूक्लियोफिलिक, हमने अल्कीन्स में भी यही पढ़ा था कि हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, कि डबल बॉन्ड पे जितने कार्बन आएंगे, जितने साइड में बड़े ग्रुप लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा अगर बड़े बड़े ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को इस तरह से समझ लें। अब क्या चीज है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफाइल कीटोन्स ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रुकावट कम किस में होगी? अल्डिहाइड। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि छोटे ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? hindrance and aldehydes are more reactive than ketones due to less electrohindrance and greater electron withdrawing effect of
अल्डिहाइड हाइड्रोजन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। Which enhances the electrophilicity of carbonyl in making more available to nucleophile, ठीक है। तो अब क्या होगा कि विट्राइन इफेक्ट की वजह से ये जो आपका क्या कहते हैं अल्डिहाइड है, ठीक है, ये कम ज्यादा रिएक्टिव होंगे। किससे? इसको सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी में क्या चीज है कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्डिहाइड और कीटोन के 3 किस्म के रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़ने। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन। पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। हमने अभी जो डिस्कस किया था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का डिस्कस किया था कि कार्बोनाइल ग्रुप में एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड टूट के क्या देगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो पहले ऐड कौन होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो द कार्बोनाइल ग्रुप हैज 1 सिग्मा एंड 1 pi bond, hence it undergoes addition reactions. These addition reactions can be initiated by electrophiles or nucleophile, कि हम इलेक्ट्रोफाइल भी पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ केसेस न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट दिस रिएक्शन, कि इन रिएक्शन की जो शुरुआत है ज्यादातर कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इसके प्रिंसिपल रिएक्शंस कौन होंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इन दीस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी कि पहले sp2 से क्या हो जाएगी, sp3। कैसे भाई sp2 से sp3, ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल प्लस ये कार्बोनाइल ग्रुप जो sp2 हेपेटाइज है, होगा क्या कि ये इधर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा O-, ठीक है। इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब सिग्मा बॉन्ड कितने भेजा, तो ये हो गया sp3 और ये क्या था, sp2 था। तो आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और आप सिंपली इस तरह से समझ लें कि अल्कीन्स की जब एडिशन होती है तो क्या बनते हैं अल्केन्स। अल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2। अल्केन्स में क्या हो गया, sp3। यहाँ पे वही सीन है कि डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो sp2 से क्या हो जाएगा, sp3। उसके बाद इसको सेव करते हैं। इन रिएक्शंस में क्या होगा, इन रिएक्शन में ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और पाई बॉन्ड किधर आ गया, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकंड अटैक होगा वो ये होगा कि अब इस ऑक्सीजन की होगी प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है अब किस पे ऐड हो जाएगा, इस पे, और प्लस न्यूक्लियोफाइल जो है वापस आपका निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट होगी। तो नॉर्मली प्रोडक्ट में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल में मौजूद हाइड्रोजन जो है, अगर हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया है या न्यूक्लियोफाइल सेल में हाइड्रोजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन पे ऐड होगा। तो ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज ले आएगा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल पे फॉर एग्जांपल अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, इफ न्यूक्लियोफाइल जो है आपका क्या था, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो साइनाइड आयन था तो आपको नाइट्राइल मिलेगा, अगर आपका OH आयन था तो आपको कुछ और मिलेगा, अगर आपका जो है क्या कहते हैं NH2 था तो आपको प्रोडक्ट कुछ और मिलेगी। तो न्यूक्लियोफाइल कोई मिल सकता है, तो आपको एक OH मिलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, यानी आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप। एक OH बन जाएगा यानी अल्डिहाइड रिड्यूस होके OH बन जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल जिस टाइप का आएगा वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए इसको एक मरतबा देख लें कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अपना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, और कार्बन को जैसे ही ये चौथा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो ये 5वां बॉन्ड बन रहा था, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटना शुरू होगा, पाई बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और पेयर किसकी तरफ आ गया, ऑक्सीजन की तरफ। फाइनली अल्को ऑक्साइड आयन जो है ये क्या बनेगा, अल्को ऑक्साइड आयन। अल्को ऑक्साइड आयन इंटरमीडिएट है, तो इसकी प्रोटोनेशन जो है फाइनल एडिशन प्रोडक्ट देगी, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो ये जनरल मैकेनिज्म के एडिशन रिएक्शन में होगा। अब आते हैं
कि these nucleophilic addition reactions can be acid catalyzed or base catalyzed depending upon the nature of reactants reaction conditions. In fact जो ये बुक में लिखा हुआ है मेन फैक्टर क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हम एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, अगर स्ट्रांग है तो फिर हम बेस कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो सबस्ट्रेट तो वही होगा, उसी सबस्ट्रेट के लिए हम एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं और बेस कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। रिमेंबर वेदर एडिशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और बेस। द एडक्ट का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगा उसकी जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होगी, जो एडिशन प्रोडक्ट होगी वो सेम, इंटरमीडिएट चेंज हो सकता है पर उसकी जो प्रोडक्ट होगी आफ्टर एडिशन, भले आप एसिड कैटलिस्ट यूज करो या बेस कैटलिस्ट। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कैटलिस्ट का काम सिर्फ क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। उसके बाद इन द एंड क्या होगा, कैटलिस्ट हमें ओरिजिनल स्टेट में मिलेगा या उसमें कुछ चेंज आती है। तो ओरिजिनल स्टेट में तो आप एसिड कैटलिस्ट यूज करो या बेस कैटलिस्ट, अगर एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट तो वही बननी है, इसका यही मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि एसिड कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसलिए इसको दोबारा नहीं करते। उसके बाद क्या चीज है भाई, अब ये रिएक्टिविटी आर्डर भी हमने डिस्कस कर लिया, मतलब फिर कि रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इन द सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों, छुटकू छुटकू ग्रुप है, छुटकू छुटकू ग्रुप, ये छुटकू ये बड़कू हो गया, तो बिल्कुल कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े ग्रुप आ गए, तो न्यूक्लियोफाइल के पास स्पेस कम है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक जाने के लिए। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत ही बड़ी साइज का है, तो ऑलमोस्ट ये रिएक्टिव साइट को क्या कर लेगा, ग्राब कर लेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, छोटे छोटे ग्रुप, ठीक है। चलिए ये रिएक्टिविटी आर्डर मैंने ऑलरेडी आपको हमने डिस्कस कर लिया। आए भैया अब क्या चीज है, फैक्टर्स कौन से हैं जो रिएक्टिविटी पे गवर्न करते हैं, दो फैक्टर हैं, एक आपका है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरा है साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। साइज का तो हमने कर लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि लार्जर द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, की जितना सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पहुंच नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने, तो जितना इजी वो वहां पहुंच सकता है, और इजी कहां पे पहुंच सकता है, जहां पे जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है वहां पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो साइज का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप आर वीकली इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, हेंस दे मेक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिए कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल चार्ज, कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल चार्ज। अब अगर कोई ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं भाई, अल्काइल ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, ये क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मजीद कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन स्लो हो जाएगा, मतलब क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी कीटोन्स की ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड, ठीक है बेटा, ये समझ रहे। चलिए, तो यही चीज है कि रिएक्टिविटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन, अब ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा, और ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से दूर जा रहे हैं, एक तो भाई कार्बन को कंगाल किया किसने, ऑक्सीजन ने, और दूसरा भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, उसके बाद क्या चीज है भाई, तो पहले रिएक्शन की शुरुआत करते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस, कि अगर हम एसिड कैटलिस्ट यूज करें तो फिर क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इनके जो रिएक्शंस होंगे वो एडिशन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद इनके जो रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं और रिडक्शन होते हैं।
तो जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो फिर एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बेसिक कैटलिस्ट भी। फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एसिड कैटलिस्ट कब यूज करेंगे। एसिड कैटलिस्ट तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो कब यूज करते हैं, विद स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। और वो क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलिए भाई, तो एसिड कैटलिस्ट इज यूज्ड व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद वीक न्यूक्लियोफाइल फॉर एडिशन। उसके बाद द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कि अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो क्या फर्निश करेगा, हाइड्रोजन आयन। इसको जरा इधर देखें कि भाई ये कार्बोनाइल ग्रुप, इस पे मौजूद कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमने एसिड कैटलिस्ट यूज करा, उसने क्या किया, व्हाट इज डन बाय द एसिड कैटलिस्ट, कि एसिड कैटलिस्ट इधर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कार्बन से। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा कि कार्बन पे पूरी पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन न्यूट्रल होके क्या किस में कन्वर्ट हो गया, OH। अब हुआ क्या कि कार्बन पे क्या लगा, कार्बन पे कौन सी चार्ज लग गई, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सी चार्ज लग गई, पॉजिटिव। चले भाई, तो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब कार्बोनाइल ग्रुप एसिड कैटलिस्ट से क्या हुआ कि प्रोटोनेशन हुई, हाइड्रोजन जो है वो किस पे ऐड हुआ, ऑक्सीजन पे। तो इससे क्या हुआ कि कार्बन पे कौन सी चार्ज डेवलप हुई, पॉजिटिव। यही लिखा हुआ वर्ड्स में, द प्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेशन। भाई ये कहां से आया हाइड्रोजन, एसिड कैटलिस्ट से। कहां से आया, एसिड कैटलिस्ट से। कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड मेक इट स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया, कार्बन पे कौन सी चार्ज लग गई, पॉजिटिव, यानी कार्बन क्या हुआ, मोर रिएक्टिव बन गया या लेस रिएक्टिव बन गया, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, क्योंकि कार्बन क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पे ऐड होगा, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो ग्रुप ऐड होते हैं, ऑक्सीजन पे क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन, कार्बन पे क्या ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल। तो दो एडजेसेंट कार्बन पे दो ग्रुप ऐड होते हैं, जिन दो एटम्स के दरमियान पाई बॉन्ड टूटता है उन पे दो ग्रुप ऐड होते हैं, जैसे अल्कीन्स में हो रहा था। तो एक दो जो नए ग्रुप ऐड हुए, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, thus a weak electrophilic can easily attack। तो अब यहाँ देखिए ये क्या चीज है, ये एक स्ट्रांग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हमें क्या देगा, एडिशन का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज फास्ट, व्हाइल सेकंड स्टेप इज स्लो अटैक ऑफ न्यूक्लियस। यानी ये जो आपका स्टेप होगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप जो जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो सोच के बताएं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा कि सेकंड ऑर्डर, अक्ल वाले बताएंगे, अक्ल वाले बताएं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा कि सेकंड ऑर्डर, कोई लिख नहीं रहा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक है आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दूसरा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये आपका सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो रहा है, दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। चलिए इसको सेव करते हैं, आगे क्या चीज है, एग्जांपल हो गया। चलिए ये रिएक्शन की शुरुआत जो है वो कल से करेंगे। ठीक है बेटा, कल से हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी में फर्क क्या है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चन। मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट